प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान और उसमें हम लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है हमारा लोकतंत्र, और लोकतंत्र में हमने इसके प्रकारों पर बात प्रारंभ की थी। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार, और इन प्रकारों में एक प्रकार की कल हमने चर्चा की थी, वो राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है, गतिशील अवधारणा है, जीवंत अवधारणा है, और लोकतंत्र एक स्थिर अवधारणा नहीं है। इसलिए इसको परिभाषित या इसके अर्थ समझने के लिए इसको स्थिर या स्थूल परिभाषा के रूप में नहीं समझा जा सकता है। लोकतंत्र एक बहुआयामी अवधारणा है, और लोकतंत्र को समझने के लिए, इसकी परिभाषाओं को समझने के लिए और इसके अर्थ को समझने के लिए, इसके मीनिंग को समझने के लिए हमें उन सभी आयामों पर चर्चा करनी होगी जितने आयामों से होकर के लोकतंत्र बनता है, तभी इसका वास्तविक अर्थ हमें समझ में आएगा। इसीलिए कल जो हमने चर्चा किया इसके एक प्रकार पर, और वो था राजनीतिक लोकतंत्र। और राजनीतिक लोकतंत्र एक राज्य के रूप में लोकतंत्र और एक शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, दो भागों में हमने इसका अध्ययन किया था। और इसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं भी हमने जानी थी, जैसे कि ये संविधानवाद में विश्वास करता है और व्यक्ति को साध्य और जो व्यवस्था है उसको साधन मानता है, या ये इसका अपना ऐसा कोई राजनीतिक विचार या दर्शन नहीं है जिसके लिए व्यक्ति को साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। ये शासित और शासक के बीच के संबंधों को भी स्पष्ट करता है, और शासन जो है वो शासक वर्ग की इच्छा का न होकर के जो है कानून पर आधारित होता है, विधि पर, संविधान पर आधारित होता है। ये कुछ मूलभूत जो बातें थी वो राजनीतिक लोकतंत्र में। और इसके एक अगले प्रकार के रूप में हम सामाजिक लोकतंत्र या सोशल डेमोक्रेसी की बात करेंगे। अगला जो प्रकार है वो सामाजिक लोकतंत्र। जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लोकतंत्र एक बहुआयामी अवधारणा है, और एक आयाम की चर्चा करके हम लोकतंत्र को संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से दो बातें हमने की, एक शासक के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, और दूसरा जो है राज्य के रूप में लोकतंत्र। उसी रूप में सामाजिक लोकतंत्र, और एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र, समाज के एक प्रकार के रूप में, और इसका जो प्रमुख लक्षण है वो है सामाजिक समता की भावना। सामाजिक समता की भावना यानी सोशल इक्वेलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। सोशल इक्वेलिटी, सामाजिक समता की अवधारणा, और जिसका सीधा सा सरल सा अर्थ यह है कि समाज का संगठन ऐसे बहुल रूप से हो, समाज का संगठन ऐसे संगठन से हो, बहुल रूप से हो, जिसमें नस्ल, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान या अमीर गरीब का कोई आधार पर विभेदन नहीं हो। यानी कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में ऐसे किसी विभेदन को स्वीकार नहीं किया जाए जो धर्म पर आधारित हो, भाषा पर आधारित हो, लिंग पर आधारित हो, जन्म स्थान पर आधारित हो, उसकी आर्थिक क्षमताओं पर आधारित हो, उसके ज्ञान पर आधारित हो, अर्थात व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में सम्मान हो। यही सामाजिक लोकतंत्र की मूल अवधारणा है। नस्ल, भाषा, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान या उसके आर्थिक स्थिति या उसके ज्ञान आदि पर विभेद नहीं हो, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं हो, और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाए। यही सामाजिक लोकतंत्र का मूल भाव है। हर्नशा महोदय के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। तो हमें इसमें शब्द जाल में न उलझ के सीधा सा अर्थ ये लेना है कि व्यक्ति में किसी प्रकार का विभेदन न स्वीकार किया जाए। यही सामाजिक समता की भावना है, सामाजिक समानता की भावना है, या सामाजिक प्रबलता की भावना, समानता की प्रबलता की भावना उस समाज में पाई जाती हो। किसी भी आधार पर विभेदन स्वीकारणीय नहीं हो, यही सामाजिक समता का भाव
इस लोकतांत्रिक विचार से निकल के आता है। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक लोकतंत्र तो बहुत लंबे समय से प्रचलित हैं, किंतु सामाजिक लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना अभी नहीं हुई है। जैसे कि नॉर्वे में जैसुइस्ट पंथ के व्यक्तियों को सामाजिक समानता प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र के गढ़ और विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के सबसे बड़े हिमायती संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक जीवन में निग्रो मूल के नागरिकों को दैनिक जीवन में सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है और इसके विरोध में अनेक प्रमुख निग्रो व्यक्तियों ने ईसाई धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को ग्रहण करना उचित समझा है। आधुनिक काल में अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में स्थापित लोकतंत्रों में बड़ी भारी मात्रा में सामाजिक समानता का अभाव दिखाई पड़ता है। यद्यपि संविधान द्वारा सामाजिक समानता की स्थापना की गई है, किंतु व्यवहार में बड़ी मात्रा में सामाजिक असमानता दिखाई पड़ती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक दलों ने भाषा, धर्म, जाति आदि की असमानताओं का लाभ उठाते हुए इन समुदायों में अपने वोट बैंक स्थापित करना शुरू कर दिया। किंतु इसके फलस्वरूप भारत में गंभीर सामाजिक तनाव उत्पन्न होने लगे हैं और राजनीतिक लोकतंत्र के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न होने लगी है। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती हैं और जिसका अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम विधि शासन की अवधारणा में समानता की जो बात करते हैं, विधि की समानता की जो बात करते हैं कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं बिना किसी भेदभाव के, उसी प्रकार सामाजिक समानता का भी मूल भाव यही है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोई विभेदन न हो या विभेदन का कोई आधार स्वीकार न किया जा करके समान रूप से सामाजिक महत्व उसको प्राप्त हो। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो ये कि किसी सामाजिक विभेदन के आधार पर मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। फॉर एग्जाम्पल धर्म, भाषा, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान या आर्थिक स्थिति या उसके ज्ञान के आधार पर जो उसको विशेषाधिकार प्राप्त हो गए हों, उन विशेषाधिकारों का समापन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण जो है पहलू है। क्योंकि उसी व्यक्ति जो एक विशेष स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि अपनी विशेष स्थिति के कारण वह अपने आप को समाज का एक भिन्न वर्ग समझने लगता है, जो कहीं न कहीं सामाजिक असमानता का जन्मदाता कारक होता है। दूसरा जो है, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर दिए जाने चाहिए। अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए। अवसर की समानता सबको मिलनी चाहिए, चाहे नियोजन के अवसरों की बात हो या आर्थिक या धन संपदा के अर्जन के जो अवसर है उनमें समानता की बात हो, या शिक्षा प्राप्ति के जो अवसर है उसमें समानता की बात हो, या अन्य जितने भी व्यक्ति के लिए मूलभूत जो अधिकार आवश्यकताएं हैं उन सब में बिना किसी सामाजिक विभेदन के सबको समान अधिकार प्राप्त हो। यह सामाजिक समानता या सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस प्रकार देखा जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र के बिना सामाजिक लोकतंत्र को प्राप्त किया जाना संभव नहीं है, और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हुए बिना या पूर्ण रूप से सामाजिक लोकतंत्र प्राप्त किए बिना राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना कर देना इतनी उपादेयता का विषय नहीं रह जाता है, वह केवल राजनीति का विषय मात्र बन के रह जाता है। इस प्रकार सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को एक आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो एक प्रकार के रूप में ये सामाजिक लोकतंत्र की बात हो गई। तीसरा जो प्रकार लोकतंत्र का हम चर्चा करेंगे वह है आर्थिक, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी आपका आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र
आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक क्षेत्र में जैसा कि हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र एक बहुआयामी बहुविकल्पी विचारधारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र अपने आप में बहुआयामी है, लेकिन मानव जीवन उससे भी पूर्व बहुआयामी है। मानव जीवन के अनेकों पहलू हैं और उन अनेकों पहलुओं की रचना, या यूँ कहें कि संपूर्ण मानव जीवन और व्यक्तित्व का निर्माण उन सभी पहलुओं का समुचित विकास होने पर ही होता है। मानव जीवन का जिस प्रकार से सामाजिक पहलू हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक पहलू हैं, मानव जीवन का जिस प्रकार से आर्थिक आयाम है, उसी प्रकार से उसका धार्मिक और नैतिक आयाम भी हैं। तो जो संपूर्ण आयाम मिलकर जिस प्रकार से मानव जीवन की पूर्णता को चरितार्थ करते हैं, उसी प्रकार लोकतंत्र भी उन्हीं आयामों में परिलक्षित होता है, जिसमें एक और आयाम आपका आर्थिक लोकतंत्र है। अब आर्थिक लोकतंत्र की जो स्थापना है वो किस रूप में किया जाए, या विचारकों के विचार इस बात को लेके अलग अलग हैं। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान शताब्दी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादी व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न और विपरीत है। अर्थात जो समाजवादी, जो मार्क्सिस्ट का जो सोशलिस्ट पैटर्न है, वो जो डेमोक्रेटिक जो पैटर्न है उससे भिन्न है। अर्थात दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। तो व्यक्तिवादी जो आर्थिक लोकतंत्र हैं, ये प्रतियोगिता के रूप में, ये दो रूपों में इसका विकास, एक तो आर्थिक व्यक्तिवादियों के रूप में लोकतंत्र, व्यक्तिवादी विचारधारा के रूप में लोकतंत्र का एक आर्थिक लोकतंत्र के विकास की एक दिशा। व्यक्तिवादी विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता के रूप में आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना की है। खुली प्रतियोगिता के रूप में आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना की, और उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए। अर्थात राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति के आर्थिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, और खुली प्रतियोगिता के आधार पर, अर्थात जिसमें जितना कैलिबर होगा, जिसमें जितना कैपेसिटी होगा, जिसमें जितना नॉलेज होगा, वह अपना आर्थिक विकास उतना ही द्रुत गति से करता जाएगा। व्यक्तिवादियों ने आर्थिक लोकतंत्र संबंधी विचारों के द्वारा जहां व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया, वहीं उसकी आर्थिक समानता की पूर्ण उपेक्षा की। क्योंकि जब प्रतियोगिता की जहां तक बात होती है, तो प्रतियोगिता में वही सफल और वही विजयी होता है जो उसके अनुकूल अपना विकास कर लेता है, या उसके अनुकूल क्षमताएं अपने आप में विकसित कर लेता है। वही प्रतियोगी व्यवस्था में टिका रहता है और वही प्रतियोगी व्यवस्था में सफल होता है, या यूँ कहें साधारण शब्दों में कि वही लाभ अर्जित, आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है, जिससे जो दूसरा पक्ष है वो धीरे धीरे आर्थिक लाभ से वंचित होते जाता है। तो आर्थिक समानता की उपेक्षा इसमें प्रारंभ हो जाती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूंजीपति वर्ग ने समाज की आर्थिक शक्तियों पर अधिकार जमा लिया, और इसके साथ राजनीतिक सत्ता पर भी इसके प्रभाव की स्थापना हो गई। और मार्क्सवादियों के अनुसार लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों का गठजोड़ है, और इसी के आधार पर समाज के अधिकतम संसाधनों पर वह अपना नियंत्रण जमा लेता है। यद्यपि इसमें राजनीतिक लोकतंत्र अस्तित्व में रहा, किंतु संपूर्ण समाज में आर्थिक असमानता फैल गई। समाज धनिक और निर्धन, या मार्क्स के शब्दों में कहें तो हैव्स एंड हैव नॉट्स के रूप में बंट गया। दो खाई, दो विभाजन समाज में हो गए, जो प्राकृतिक विभाजन न होकर के कृत्रिम विभाजन बने। इस स्थिति में बहुसंख्यक निर्धन वर्ग सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता उसकी समाप्त हो गई, और उसके लिए राजनीतिक लोकतंत्र भी अर्थहीन हो गया।
और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन का प्रसिद्ध कथन व्यवहार में लागू नहीं हो सका, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत शासन न तो जनता के द्वारा था न जनता के लिए था, ये तो संपत्ति के स्वामियों के द्वारा स्वयं अपने हित का शासन था। कुल मिलाकर के आर्थिक असमानता ने सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र के जो निहितार्थ थे, उन निहितार्थों को एक तरीके से मृत प्राय बना दिया, क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ लोकतंत्र का सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ जब ही सही मायनों में सामने आता है जब व्यक्ति आर्थिक रूप से भी सक्षम होता है। और व्यक्तिवादी पूंजीवादी जो आर्थिक लोकतंत्र का विकास हुआ, प्रतियोगिता के आधार पर पूंजीपतियों ने समाज के अधिसंख्य संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मार्क्सवादी एक जो विचारधारा आर्थिक लोकतंत्र की, वो मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी दिखाई देती है, या यूँ कहें कि ये मार्क्सवादी पैटर्न है आर्थिक लोकतंत्र का। मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र के रूप में यहाँ पर जो विकास हुआ, मार्क्सवादी आर्थिक विचारधारा। मार्क्सवादी आर्थिक विचारधारा या मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र का रूप। मार्क्सवादियों के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है पूंजीवाद का नाश और आर्थिक समानता की स्थापना, क्योंकि पूंजीवाद का नाश हुए बिना आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो सकती है और आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना होनी चाहिए। उनका मत है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन होती है। जब कार्ल मार्क्स ने व्यक्तिवादियों की लोकतंत्र संबंधी संपूर्ण अवधारणा का विरोध किया और पूंजीवादी राज्य की जगह समाजवादी राज्य की स्थापना का समर्थन किया, मार्क्स का मत था कि केवल एक समाजवादी राज्य में ही वास्तविक अर्थ में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, क्योंकि सर्वहारा के अधिनायक तंत्र यानी मजदूर और किसान की तानाशाही की स्थापना जरूरी है, जिसके द्वारा उत्पादन के सभी साधनों का समाजीकरण किया जा सकेगा। और इस संपूर्ण समाजवादी व्यवस्था अथवा सर्वहारा व्यवस्था के अधिनायक तंत्र का संचालन साम्यवादी दल द्वारा किया जाएगा। लेकिन वास्तविक स्थितियां ये हुई कि यह भी आर्थिक समानता का कोई वास्तविक विकल्प ये विचारधारा भी बहुत लंबे समय तक विश्व को नहीं दे सकी और साम्यवादी स्वप्न के टूटने के साथ ही जो है सर्वहारा के अधिनायकवाद में जो समाजवाद का विचार या यूँ कहें कि सामाजिक संसाधनों का जो वितरण का जो विचार दिया गया था वह भी विश्व से समाप्त प्राय हो गया। लेकिन वास्तविक स्थितियां ये है कि लोकतंत्र का जो विचार यहाँ पर दिखाई दिया वह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाया। एक और पैटर्न इसका विकसित हुआ और वह था उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र यहाँ पर व्यक्तिवाद के बजाय से आगे चल के लोकतंत्र उदारवाद के स्वरूप में पहुँचता है, जिसके अनुसार आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ आर्थिक क्षेत्र में लोक कल्याणकारी सिद्धांत का पालन करना, राज्य को तीव्र आर्थिक विषमता को यथासंभव सीमित करना चाहिए और निर्धन वर्ग को रोजगार की गारंटी देनी चाहिए तथा उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। अपने इन विचारों के कारण वर्तमान काल में उदारवादियों को लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थक माना जाता है और इस रूप में उनके आर्थिक लोकतंत्र संबंधी विचार पर्याप्त मात्रा में मान्य और लोकप्रिय भी हैं। इस प्रकार आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए संसद द्वारा आर्थिक विषमता की समाप्ति के प्रयत्न किए जा सकते हैं, बड़े हुए आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और उनके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाई जा सकती हैं, जिसका उनका मत है कि आर्थिक समानता के विचार में व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा का भाव निहित है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की अनिवार्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना चाहिए। इस प्रकार
आर्थिक जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थकों में अनेक मतभेद भी हैं, किंतु वे दोनों ही सामान्य रूप से मानते हैं कि उपरोक्त प्रकार की आर्थिक समानता वाले आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा करते हुए की जा सकती हैं। इस प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कुल मिलाकर के जितने भी पैटर्न प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक आर्थिक क्षेत्र में दिखाई दिए, वास्तविक रूप से सही तरीके से आर्थिक समानता किसी के द्वारा भी अब तक स्थापित नहीं की जा सकी है और आर्थिक समानता एक तरीके से, आर्थिक समता का विचार एक तरीके से दिवा स्वप्न की भांति ही दिखाई दे रहा है। आज तक जैसा कि पूर्व में भी कहा कि बड़े बड़े राजनीतिक लोकतंत्रों की स्थापना हो गई, लेकिन सामाजिक लोकतंत्रों की स्थापना नहीं हुई। उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और भी दूर का स्वप्न या दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति का मनोभाव इस रूप में है कि वह अपने अधिकार, जो आर्थिक अधिकार उसके हैं, आर्थिक संसाधन संपदा उसकी है, उस पर वह किसी भी कीमत पर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है। और जब जो शक्ति संपन्न वर्ग हैं, राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न वर्ग हैं, आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न वर्ग हैं, तो वह समाज के अधिसंख्य संसाधनों को अपने नियंत्रण में किए रहता है और न केवल नियंत्रण में किए रहता है बल्कि उस नियंत्रण को बढ़ा करके नियंत्रण का दायरा और बड़ा करने में हमेशा से रत रहता है। वो एन केन प्रकारेण उसको बढ़ाए जाते हैं। तो बाकी जो समाज का निर्धन वर्ग बचता है या कम संपन्न वर्ग बचता है, उसके पास लगातार आर्थिक संसाधनों की कमी होती जाती है। और ये केवल भारत जैसे देश की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। 2007 की यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार जो एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक खुलासा उसमें किया गया था, हालांकि उसको मीडिया ने कोई बहुत बड़ा कवरेज नहीं दिया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा खुलासा आर्थिक संसाधनों के बारे में, जो पूरी दुनिया लोकतंत्र की बात चिल्ला रही है, पूरी दुनिया में अपने आप में समानता का विचार प्रबलता के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या हम आज तक समान हुए हैं? और खासकर आर्थिक क्षेत्र में यूनेस्को 2007 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 86% संसाधनों पर मात्र 14% लोगों का अधिकार है। मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबल फिनोमिना है। दुनिया के 86% संसाधनों पर मात्र 14% लोगों का 16% लोगों का अधिकार है और बाकी जितने जो 86% पॉपुलेशन है वो मात्र 14% लोग जो हैं संसाधनों पर अपना गुजर बसर करती है। तो इतना बड़ा आर्थिक असंतुलन पूरी दुनिया में दिखाई देता है। तो जब हम आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो वास्तव में वह अभी भी दिवा स्वप्न की भांति है और एक तरीके से प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के रूप में ही विश्व दिखाई दे रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में ही दिखाई दे रहा है। फिर इसके नेक्स्ट जो है नैतिक लोकतंत्र या मॉरल डेमोक्रेसी, नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकारा है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव समाज को, मानव मूल्यों को समाज और शासन का मूल आधार माना जाता है। इसमें नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति 1789 कि फ्रांस की उदार लोकतांत्रिक क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के रूप में हुई। इन तीनों में बंधुत्व का, भाईचारे का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती है और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती है। कल हमने लोकतंत्र के अर्थ को समझते हुए 3 बातों का हमने जिक्र किया था। एक निर्णय लेने की विधि है या प्रक्रिया है, निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, और तीसरा हमने कहा था यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। और वो आदर्श आपको यहाँ
यद्यपि है तो उपरोक्त सभी प्रकारों में आदर्श यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर आदर्श ही है जब व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो ये अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि का मानव मूल्य है। व्यक्ति के रूप में सम्मान, ह्यूमन डिग्निटी का सम्मान हो रहा है, उसके पद का, उसके ओहदे का, उसके धर्म का, उसके वर्ण का या उसके पैसे का सम्मान नहीं, व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में सम्मान, ये अपने आप में ही सर्वोच्च आदर्श हैं, सर्वोच्च मूल्य हैं। और यहाँ पर तो नैतिक लोकतंत्र की स्थापना करके इसको और स्पष्ट कर दिया गया है, या यूँ कहें कि लोकतंत्र के अर्थ को बहुत इलोबरेट कर दिया गया है। अर्थ यहाँ पर पुनः हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा, जब बंधुत्व है, भाईचारा है, तो स्वतंत्रता भी है और वहाँ पर समानता भी है। जब तक हम समानता का भाव नहीं लाएंगे तब तक हम स्वतंत्र भी नहीं हो सकते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व शर्त एक तरीके से समानता है और ये बंधुत्व या भाईचारे से स्थापित हो सकती हैं। यहाँ पर अर्थ पुनः आपका स्पष्ट हो रहा है। और नैतिक लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र और आदरणीय होता है, फिर चाहे उसका धर्म, नस्ल, भाषा, जाति, लिंग, राष्ट्र, जन्म स्थान आदि कुछ भी क्यों न हो। नैतिक लोकतंत्र समाज में मौजूद अत्यधिक निर्धन, अशिक्षित और उपेक्षित व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी उतना ही महत्वपूर्ण और आदरणीय मानता है जितना कि अत्यधिक धनवान, शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति को मानता है। व्यक्ति को मानता है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति पर धर्म, समूह अथवा राष्ट्र के नाम पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि ऐसे नियंत्रण का उद्देश्य उसके स्वतंत्रता की वृद्धि करना नहीं हो। उदार व्यक्तिवादियों में जे.एस. मिल ने, उदार प्रतिवादियों में इमैनुअल कांट ने तथा टी.एच. ग्रीन ने नैतिक लोकतंत्र का सर्वाधिक समर्थन किया और रूसो के चिंतन में भी नैतिक लोकतंत्र को पर्याप्त स्थान मिला। नैतिक लोकतंत्र अपनी प्रकृति से राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है, अपितु अंतर्राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसे हम मानवतावादी विचारधारा भी कह सकते हैं। मार्क्स के चिंतन में लोकतंत्र या नैतिक लोकतंत्र का विचार एक भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके अनुसार लोकतंत्र एक वर्गीय विचारधारा है और पूंजीवाद राज्य में पूंजीपतियों का लोकतंत्र पाया जाता है और समाजवादी राज्य में सर्वहारा के लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। तो निष्कर्ष रूप में हम कहते हैं कि लोकतंत्र की एक ऐसी अवधारणा है जिसके अनेक पहलू हैं। यदि कुछ विद्वानों के लिए एकमात्र शासन प्रणाली है तो अन्यों के लिए राज्य, समाज, अर्थशास्त्र या नैतिकता से संबंधित अवधारणा है। किंतु यदि हम लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में समझना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उसे खंड खंड करके न देखें, अपितु उसे एक विस्तृत अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जाए। बोर्गिस महोदय का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन है कि राजनीतिक जीवन को सामाजिक आर्थिक जीवन से अलग करना उतना ही अव्यावहारिक है जितना कि कम से कम इस धरती पर आत्मा और शरीर को एक दूसरे से अलग करना है। और इस रूप में इन समस्त अर्थों को समझते हुए हमें लोकतंत्र को समझना होगा। नेक्स्ट जो चर्चा है हम अगले क्लास में करेंगे।